नमस्कार। सत्य शोधक समता सभा के इस वैचारिक और ऐतिहासिक मंच पर उपस्थित फेसबुक और यूट्यूब लाइव के माध्यम से जुड़े तमाम प्रबुद्ध साथियों, शोधार्थियों और सामाजिक न्याय के प्रति संकल्पित सहयात्रियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं आप सभी का इस बेहद गंभीर और ऐतिहासिक व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथियों, जो इतिहास नहीं जानते, वो कभी इतिहास नहीं लिख पाते और जो अपने पुरखों के संघर्षों को भूल जाते हैं, उनका वर्तमान और भविष्य दोनों अंधेरे में रहता है। साथियों, आज का यह विषय कोई समस्या परिचर्चा नहीं, आज हम एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं, जिस पर हमारे पुरखों के खून, पसीने का और आत्मसम्मान के संघर्ष की गाथा है। आज हमारा यह विशेष व्याख्यान केंद्रित है जनेऊ आंदोलन के 100 वर्ष और सामाजिक न्याय का संघर्ष, लाखोचक नरसंहार के 100 वर्ष पर। साथियों, गवाह है कि सामाजिक न्याय और अ, अ, समता का जो रास्ता होता है, वो कभी भी फूलों की सेज नहीं होता। जब जब पिछड़ों ने, वंचितों ने अपने हक की बात कही है या अपने आत्मसम्मान का दावा किया है, तब तब वर्चस्ववादी ताकतों ने उनकी आवाज को कुचलने का प्रयास किया है। आज से ठीक 100 वर्ष पहले बिहार के मुंगेर जिले के लाखोचक गांव में ऐसे ही खूनी नरसंहार और बेमिसाल वैचारिक विद्रोह का गवाह बना था। हम इस घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो हमारा मकसद शोक मनाना नहीं, उस चेतना को पुनर्जीवित करना है और यह देखना भी है कि आज 100 साल के बाद भी हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई कहाँ तक पहुंची है। इस गहरे सामाजिक ऐतिहासिक विषय पर हमारे दृष्टिकोण को समृद्ध करने के लिए इतिहास के परतों को बेबाकी से हमारे सामने रखने के लिए आज मुख्य वक्ता के रूप में हमारे एक बेहद प्रबुद्ध और प्रखर अध्येता मौजूद हैं, आदरणीय मनीष रंजन जी, जो कि पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, एक एक्टिविस्ट हैं और लेखक भी हैं। मनीष जी सामाजिक आंदोलनों, इतिहास और वंचित समाज के संघर्षों पर बहुत बारीकी और मुकम्मल पकड़ रखते हैं। मैं सत्यशोधक समता सभा की ओर से सर का बेहद आभार, बेहद आदर के साथ स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने हमको ये अवसर दिया कि इस विषय पर मैं अपना वक्तव्य रख सकूं। और ये इतिहास के मुख्य पन्नों से एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है जो छूट गया है। इस पर कहीं भी विस्तार से लिखा नहीं गया है, जबकि इतिहास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ को साबित हुआ था घटना। वैसे तो जनेऊ आंदोलन की शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज आंदोलन ने किया था और वो उसका एक पार्ट था। जैसे उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो और सभी आर्य एक हैं। उन्होंने हिंदू को गाली भी कहा था कि हिंदू हम नहीं हैं, हम आर्य हैं और एक हैं और हम में कोई भेदभाव नहीं है, जन्म से सब कर्म से होता है। और उसी के आधार पर उन्होंने जनेऊ आंदोलन को देश भर में सबके लिए खुला छोड़ किया था और जनेऊ पहनाना शुरू किया। सभी जो शूद्र, अति शूद्र या कोई भी जो सवर्ण जिनको के अलावे जो भी थे। उसी सिलसिले में सबसे पहले बिहार में वो 1879 में आते हैं दानापुर में और 20 दिन रुकते हैं। और सबसे पहला जो उन्होंने जनेऊ पहनाया वो एक कायस्थ थे। आपको जानना होगा कि उस समय कायस्थ भी
सवर्ण में नहीं आते, द्विज में नहीं आते थे, उनको भी शूद्र ही माना जाता था। तो वो बाबू माधोलाल थे उनका नाम, जो कि कायस्थ थे, और उनको अपने हाथों से यज्ञोपवीत कर जनेऊ पहनाए थे। और विधिवत जो है जनेऊ पहनाने का शुरुआत हुआ था गैर द्विजों को बिहार में। वो स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। वो तारीख था 9 नवंबर 1879। उसके बाद आर्य समाजियों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और कायस्थों के अलावे शुरू में कायस्थ ही उससे जुड़े। इसीलिए आपको ये ध्यान होगा कि विवेकानंद भी वो जो ब्राह्मणों के खिलाफ लिखते थे, या शूद्रों का होगा भारत, और इस तरह से जो उनका ये सब लेखन आया, इसीलिए आया कि कायस्थ उस समय शूद्र ही माने जाते थे, ब्राह्मण उनको द्विज नहीं मानते थे। तो शुरुआत में बड़े पैमाने पर कायस्थ इस आंदोलन में आए और उनको कोई मुख्य चैलेंज नहीं दिया गया, क्योंकि उनकी आबादी बहुत कम थी, वो सक्षम थे, पढ़े लिखे थे। लेकिन उसके बाद जब विस्तार होने लगा और जो बाकी जो आज ओबीसी जातियां हैं उनको जब पहनाया जाने लगा, तब फिर खास करके ब्राह्मणों ने भूमिहार और राजपूत वर्ग को आगे किया इसको विरोध करने के लिए। और इस तरह से पहले जब मनेर में एक गांव है हाथी टोला, वहां कुछ यादवों को आर्य समाजियों ने जनेऊ पहनाया और बड़े पैमाने पर वहां उसका विरोध हुआ इन लोगों के द्वारा, द्विजों के द्वारा। और उसमें उन लोगों ने, क्योंकि सैद्धांतिक भी ये मामला था और पिछड़े लोग भी मानते थे, पिछड़ों में भी बहुत लोग मानते थे कि हम लोगों को माने ये जनेऊ नहीं पहनना चाहिए। तो उन लोगों ने जो ये जनेऊ का विरोध कर रहे थे पहनने का, उन्होंने बहुत बड़ा मीटिंग बुलाया वहां। किताब में इसका बहुत विस्तार से जिक्र है और बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम जो लिखे हैं प्रसन्न कुमार चौधरी और श्रीकांत ने, तो उन्होंने इस घटना का बहुत विस्तार से जिक्र किया है उसमें। और वो कहते हैं कि उस मीटिंग में 25,000 लोग आए थे और उसमें मैक्सिमम बैकवर्ड लोग ही थे, या जादव का वो इलाका है मनेरपुरा। और वो इसलिए बुलाया गया था कि वो ब्राह्मणों द्वारा कि ये समझाया जाए कि जनेऊ पिछड़ों और दलितों को नहीं पहनना चाहिए, धर्म विरुद्ध है। तो जब आज समाजियों को मालूम हो गया ये कि ऐसा ऐसा मीटिंग होने वाला है, तो उन लोगों ने भी अपने नेताओं को बुलाया, आज सामाजिक नेताओं को, कि वहां हम भी अपना बात रखेंगे कि क्या ये कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है और हमको भी पहनने की छूट है। तो इस तरह से वहां मीटिंग होने लगी। तो उसमें जो एक आज सामाजिक नेता थे, उनका नाम उसमें है, नाम यहाँ लेना कोई ये नहीं है, जरूरी नहीं है। तो उन्होंने जब अपना वक्तव्य देना शुरू किया वहां कि नहीं, क्यों ये माने वैदिक मान्यता है और सभी लोग जो है पहन सकते हैं जनेऊ, तब एक कोई दुबे नाम का आदमी उनके विरोध में बोलने लगा कि ये गलत बात है और ये झूठ बोल रहे हैं, और लोगों को भड़काना शुरू किया। और उनको भड़काना इस स्तर पर शुरू किया कि उन पर हमला कर दिया लोगों ने। वो जो समाजी जो महात्मा थे जो वक्तव्य दे रहे थे, और उनको मैंने बहुत वो घायल हो गए, सर फूट गया और हाथ पैर भी तोड़ दिया गया। और उस मीटिंग में भगदड़ मच गई और बहुत लोग घायल हो गए। तो ये पहला प्रमुख इस तरह का घटना था जनेऊ आंदोलन के शुरुआत के बिहार में 20 साल बाद। ये घटना 1899 की है जो हाथी टोला मनेर में हुआ। तो उसके बाद भी ये लोग माने नहीं, उसको परसू किए और लोगों को जनेऊ पहनाना जारी रहा। तो आगे इसमें बताया गया है कि वही लोग
जो इस घटना माने जनेऊ पहनने का विरोध किए थे, वो लोग बाद में शरणागत हो गए और करीब 18 साल बाद उन्होंने खुद आप समाजी लोगों से आग्रह किया कि आप लोग दयानंद सरस्वती को बुलाइए और हम लोग जो है उनसे क्षमा मांगेंगे। तो खैर ये हो गई कि वहां मान्यता मिल गया और अब कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन 1899 के बाद भी जिक्र है कि पूरा ये आंदोलन चल रहा था। सभी जातीय सभाओं ने, सभी जितने भी बैकवर्डों के दलितों के जातीय सभाएं होती थी, सभी में जनेऊ पहनाया जाता था और बहुत व्यापक रूप से ये इसका प्रचार हुआ। और उसके पीछे कारण ये था कि उस समय जो लगान लगता था, लगान जो है सवर्णों के लिए कम था। जो द्विज जाति थे, जो जनेऊ पहनते थे, जो ऊंचे पैदान पर माने जाते थे, उनके लिए लगान कम था जमीन का, और जो बैकवर्ड दलित थे उनके लिए लगान ज्यादा रहता था। तो ये एक मुख्य इसमें भावना था। बाकी तो था ही कि हम समाज में अपना माने रेस्पेक्ट हासिल करें और ये करें, लेकिन आर्थिक एक ये भी जुड़ा हुआ था कि जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, उन पर जो है लगान का रेट कम था, उनसे और कुछ नहीं लिया जाता था। बाकी जो बैकवर्ड है उनसे जमींदार लगान तो ऊंचा रेट पर लेते ही थे, लेकिन उनसे और कुछ शेष के तरफ लेते थे। तो इसलिए भी ये लोगों का था कि हम जब सवर्ण हो जाएंगे, ऊंचे कुल में चले जाएंगे, तो हमको लगान कम देना पड़ेगा। ये भी एक मुख्य कारण था इसके पीछे। तो वहां से घटना शुरू हुई और पूरे बिहार में लेकिन छुट-छुट विरोध होते रहा। इवन की अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह से सताया जाता था, लोगों को पीटा जाता था जनेऊ पहनने पर। 2-3 घटना का हम जिक्र करना चाहेंगे लाखों चक घटना पर आने से पहले, कि जैसे दरभंगा में जनेऊ पहनने के वजह से जो जमींदार थे द्विजों के साथ मिलके और एक यादव ही लड़की के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उसके साथ अपमानित किया। उससे माने अब क्या कहा जाए, जो आप समझ सकते हैं। तो इसका बहुत व्यापक विरोध हुआ। वो प्रशासन में भी गई, उसने अपना लिखित शिकायत दर्ज कराया, उसका शिकायत दर्ज हुआ यानी FIR। लेकिन प्रशासन भी वो जमींदारों के और ब्राह्मणवादियों के ही पक्ष में मिलके बिना कोई जांच किए उसको खारिज कर दिया, उसके लिखित आवेदन। वैसे ही चंपारण में जो था, वहां मिल मालिक से मिलके, जो जमींदार थे मिल मालिक से मिलके, और जो भी जनेऊ पहनते थे या पहने हुए थे जो किसान, अब उनको मिल में नहीं घुसने दिया गया, यानी मिल के गेट पर ही उनका जनेऊ निकालने के लिए बाध्य किया गया। वो अपने गन्ना वो जनेऊ पहन के नहीं ले जा सकते थे, और जो नहीं निकालते थे उनका जनेऊ नोच लिया जाता था। तो इस तरह से वहां हुआ। और छपरा में एक घटना हुई कि एक आदमी मर गया, तो उसके दाह संस्कार में नाई को या और जो लोग होते हैं उनको इसलिए मना कर दिया गया कि उसके दाह संस्कार को संपन्न नहीं कराना है। वो जनेऊधारी था, वो कुर्मी जाति के थे। तो इस तरह से छिटफुट सब जगह विरोध होते रहता था, लेकिन लोग माना नहीं, उसमें अनवरत लगा रहा। इस बीच में लाखों चक का जो घटना है, हाँ, इसमें एक ये है कि 1911 में जो यादव महासभा का गठन हुआ मधेपुरा में, तो उसमें व्यापक रूप से पूरे बिहार से यादव लोग जुटे और उन्होंने निर्णय किया कि हम जो है जनेऊ पहनेंगे
और सभी को पहनाएंगे, और जो लगान का 2 तरह का रेट है वो हम नहीं देंगे। ये 2 निर्णय उस महासभा में हुआ। और उसके बाद 1912 में पटना में बहुत बड़ा मीटिंग आयोजित हुआ यादव महासभा के ये तले, और व्यापक रूप से उसमें जनेऊ पहनाया गया। कुर्मी महासभा ने सासाराम में बहुत बड़ा मीटिंग आयोजित किया, वहां मैंने हर एक जातीय महासभा में जनेऊ पहना। लाखों चक में इस बीच में ये घटना हुई कि एक वहां का किसान थे जो बहुत संपन्न नहीं थे, साधारण किसान थे। वो अपने बेटा के शादी पर उसको जनेऊ पहनाने का माने ये आयोजन किए कि जनेऊ संस्कार किया जाएगा। और वहां के जमींदार ने जब उसको पता चला कि ये भी प्रोग्राम है शादी में, तो उसका बहुत विरोध किया और उनको मना कर दिया, रोक लगा दिया कि ये नहीं होना है, नहीं तो हम उपद्रव मचा देंगे। तो उनको बाध्य होकर ये प्रोग्राम रोकना पड़ा। लेकिन उन्होंने ये शिकायत महासभा में या जितने भी प्रबुद्ध लोग थे जो जनेऊ आंदोलन में जुड़े हुए थे उनको किया। उन्होंने चिट्ठी लिखा, एक मुख्तार थे वहां उस जिले में, कोकिल दास, जो कि यादव महासभा में जुड़े हुए थे, उनको उन्होंने चिट्ठी लिखा कोकिल दास जी को कि ऐसा ऐसा है, हमको जो है मेरा अपमान हुआ और इस तरह से रोक दिया गया। कोकिल दास ने अपने जितने लोग थे उनको पत्र के द्वारा सूचित किया कि उस पत्र को मैंने आगे बढ़ाया और सबका मंतव्य मांगा कि इस पर क्या क्या किया जाना चाहिए। इसमें सबसे प्रमुख थे अग्नुदास, जो सिलाव के थे। नालंदा जिला में सिलाव पड़ता है, उसके बगल में पत्थल पिल्हा गांव उनका है, वहीं के वो रहने वाले थे अग्नुदास जी। उनको सूचित किया गया कि ऐसा ऐसा घटना है। बाकी सब जगह माने जितने भी प्रमुख लोग थे, और ये निर्णय हुआ, वही तारीख डेट हुआ कि सभी लोग वहां जुटेंगे और व्यापक रूप से जनेऊ धारण किया जाएगा। तो इस तरह से उसमें अगुवाई करने वालों में कोकिल दास जी थे, त्रिलोकी दास जी थे बख्तियारपुर के, नथुन दास जी थे मुंगेर के ही खड़गपुर के, जो आपको बता दें जानकारी के लिए कि जयप्रकाश नारायण यादव जो मंत्री भी बने अभी राजद के बड़े, उनके नाना जी थे, भी वहीं बस गए, उनको चूंकि मामा नहीं थे जयप्रकाश जी के, तो नथुन दास जी थे। इसके बाद राजा अग्नुदास का, अग्नुदास जी को राजा भी कहा जाता था, और वो सबसे बड़े संगठक थे जो सिलाव के रहने वाले थे, पत्थल पिल्हा के। तो उनके बारे में कहा जाता था कि उनको राजा की पदवी जो है उन लोगों ने दिया था, और उसका कारण था कि वहां अमामा स्टेट है, उसके अत्याचार और जुल्म के खिलाफ उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी थी और वहां के पिछड़े दलितों को बहुत राहत दिलवाई थी और बहुत जमीन मुक्त कराया था। तो इसलिए आम लोगों ने उनको राजा की उपाधि दी थी। तो वो बहुत बड़े संगठक थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बहुत मजबूत और संगठक आदमी थे। तो उन्होंने ही इसमें सबसे ज्यादा माने लोगों को यूनाइट किया, और कहा जाता है कि वहां से लेके माने बनारस से लेके और उधर भागलपुर तक, माने बनारस से लेके भागलपुर तक के लोग जो है वहां जुटे। और इस बीच के सारे लोग, उधर के लोग केवल नहीं आए गंगा उस पार के, लेकिन इधर के बांका से लेके बनारस तक के सभी गांव से एक एक दो दो पहलवान उस मीटिंग में गए। और बताया जाता है कि 5000 से ज्यादा लोगों की संख्या थी, कम से कम 5000 लोग थे। रोशन जी अपने किताब में लिखते हैं कि 1500 तक की संख्या थी, लेकिन वहां जब हम लोगों से बात करते हैं और जो उससे जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं 5, और उसमें दो माने पूरे तैयारी के साथ आने की माने ये की गई थी। उसमें कहा गया था कि सबको
1 किलो चना और 1 किलो चूड़ा, एक जनेऊ और एक लाठी लेके आना है। तो कहा जाता है कि प्रत्येक गांव से वहां से यहाँ तक के प्रत्येक गांव से 5 आदमी को मांगा गया था जो मजबूत सबसे हो। तो इस तरह से कम 5,000 लोग वहां जुटे थे। और वहां चूंकि खाने पीने का कुछ व्यवस्था नहीं था, आज भी उस गांव का आबादी हमको लगता है कि लोग बता रहे हैं कि 600-700 से ज्यादा नहीं है आज। तो उस समय आप समझा जा सकता है कि कितना छोटा गांव रहा होगा वो, लाखों चक। और बहुत धनी मनी किसान भी नहीं थे, बहुत साधारण किसान थे वहां, क्योंकि वो जो जमींदार का गांव था बगल में ही था और बहुत अत्याचारी था। इसीलिए वही जगह उसके नाक के नीचे वो जगह फिक्स किया गया कि नहीं हम यहीं। और वहां सब लोगों का बगीचा में पहाड़ी छोटी छोटी वहां है, उसके नीचे और नदी, माने प्रकृति के एकदम जगह पर। गांव उस तरह का था ही नहीं कि उतना हजारों लोगों का वहां आश्रय। तो खुले में एक तरह से मड़ई लगा के या पेड़ के नीचे, क्योंकि गर्मी का दिन भी था, तो लोगों को जुटाया गया। और किताब में तो ये लिखा गया है कि 26 तारीख को वहां हमला हुआ, 27 को, 26 को तो वो जुट गए थे। लेकिन हम वहां जब बात किए तो लोग कहा कि नहीं, रात में ही उन लोगों ने हमला का तैयारी किया था। लेकिन इतना वहां व्यवस्था था जो वो लोग, और इतना जुटान था कि हिम्मत नहीं कर पाए, उनकी संख्या उतनी नहीं थी। तो वो रात में 26 तारीख के रात में हमला नहीं कर पाए। लेकिन 27 को सुबह सुबह वहां हमला हो गया। दूसरी तरफ पुलिस को भी सूचना दे दी गई थी, पूरी सूचना पुलिस को दे दी गई थी कि ऐसा ऐसा होना है। लेकिन वहां जो एक बिहार जो इंस्पेक्टर था, वो उसको पता था कि ऐसा होने वाला है, तो वो पहले ही छुट्टी लेके गायब हो गया था। और तो जब एक दिन पहले दूसरा कोई चार्ज लिया तो उसको सन्हा दिया गया और वो आया भी वहां। लेकिन वो संख्या इतनी कम थी कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। तो जब सुबह सुबह 27 को करीब लिखा गया है कि 3,000 भूमिहारों ने और हाथी घोड़े पर बैठ के वहां हमला करने के लिए आए। पहले पुलिस बल जो थी 7-8 हो गई, उनको मारा पीटा गया। और जब बाकी लोग जो जुटे थे वहां, जो यादव कम्युनिटी से ही थे मैक्सिमम, चूंकि यादव का मामला था, तो जब ये निकले तो दोनों में संघर्ष हुआ। अब जो कमजोर पड़े तो वो भाग गए और उसमें थोड़ा बहुत घायल हुए ये इधर के लोग, यादव लोग। लेकिन पुलिस का जो इंस्पेक्टर था और उसके 2 सिपाही बुरी तरह घायल हो गए, क्योंकि वो पहले गए थे। इसके बाद सभी लोग लौट आए और इनका इलाज करने के लिए, तब तक चूंकि सूचना प्रशासन में ऊपर भी चली गई थी, तो एसपी और एसडीओ सभी लोग आ गए वहां शाम तक 27 तारीख को। लेकिन फिर से वो दोबारा जब उनकी बहुत बड़ी और इकट्ठा हो गए भूमिहार, लगभग 5,000, दोबारा 5 या 6,000, तो फिर उन्होंने दोबारा हमला किया वहां। और दोबारा जब हमला हुआ तो एसपी भी थे उसमें, एसपी पर भी हमला किया गया और एसपी को भी पीछे से डंडा से मार के उसका सर फोड़ दिया गया। अंग्रेजों के टाइम में आप सोच लीजिए कि कितना हिम्मत किया गया था, कि आज एसपी पर हिम्मत नहीं है किसी को ये हमला डायरेक्ट करने का। लेकिन उस समय माने 1925 में अंग्रेज एसपी पर भी हमला करके उसको घायल किया गया। और वैसे पे भी हमारे जो रणबांकुरे थे वो मैदान छोड़ के भागे नहीं, बल्कि वहां डटे रहे और फिर उनको वापस होना पड़ा। और एसपी पर जब हमला हुआ तो एसपी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसमें बड़ी संख्या में वो लोग मारे गए और इधर के लोग भी मारे गए, लेकिन इनकी संख्या कम थी। लेकिन आज भी चूंकि मामला बहुत ये था, प्रशासन के लिए भी इज्जत का सवाल था, तो आज भी
एग्जैक्ट आंकड़ा उसका नहीं मिलता है कि कितना कौन मारा गया। ऐसे कागज में केवल है कि एक आदमी इधर से मारा गया और 3 आदमी उधर से मारे गए, लेकिन लोग कहा जाता है कि दोनों तरफ से इधर से कुछ कम, लेकिन इधर से भी दर्जन के करीब आदमी मारे गए, लेकिन उधर सैकड़ों आदमी मारे गए। भूमिहारों के सैकड़ों आदमी मारे गए, ये ऐसा कहा जाता है। माने वहां ये है, लोगों में ऐसा कहना है। और उसका उपमा लोग ऐसा देता है, जब हम बात किए तो एक आदमी बताए कि बताया ऐसा जाता था कि वहां 3 बोरा, जैसे होता था ना कि उस समय अगर कोई मर गया तो महिलाएं चूड़िया फोड़ के फेंक देती थी, तो 3 बोरा चूड़ी माने फोड़ा हुआ फेंका हुआ मिला वहां। तो उससे लोग अंदाजा लगा सकता था कि कितने बड़े संख्या में माने विधवा हुई उन लोगों के यहाँ महिला है। लेकिन इतना होने के बाद भी वो एग्रेसर थे, ये डिफेंस में थे, पुलिस भी इनके तरफ से थी, सब पुलिस के सामने हुआ था, प्रशासन के सामने हुआ था, टॉप प्रशासन के सामने हुआ था। फिर भी मामले को सुलह समझौता कराने के लिए सभी लोग लग गए। सभी प्रशासन के लोग भी लग गए कि मामले को सुलह से समझौता करा दिया जाए। इवन कि जब ये संघर्ष इतना आगे चला गया तो यादव महासभा के भी जो टॉप लीडर थे वो भी प्रशासन के दबाव में या और किसी दबाव में वो भी इसमें समझौता कराना चाहते थे। ये रिकॉर्ड में है वहां। लेकिन वहां के जो लोग थे, और इसमें कहा जाता है कि यही राजा अग्नुदास का सबसे मुख्य रोल वहां आ जाता है कि उन्होंने सभी लोगों का कहा कि किसी भी हालत में समझौता नहीं होगा, कुछ भी हो जाएगा, समझौता नहीं होगा, जो होना होगा केस चलेगा और निर्णय कोर्ट को करना होगा। और उसके बाद भी बहुत ये हुआ। कहा जाता है कि ऐसे ही मोड़ पर दृढ़ निश्चयी नेतृत्व काम आता है। अगर नेतृत्व दृढ़ निश्चयी नहीं है तो ये मामला कुछ भी आगे नहीं बढ़ता है। तो यहाँ राजा अग्नुदास का बहुत रोल है और उनका इतिहास में कहीं नाम नहीं है। ऐसे आयोजनों का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारे जो सही मायने में जो योद्धा रहे हैं, समाज को आगे ले जाने में और उनको दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई है, उनका इतिहास में कहीं नाम नहीं है। तो राजा अग्नुदास जो है वहां भी एक बार बहुत प्रमुख रोल निभाए और उन्हीं के वजह से बाहर के लोग चाहते रह गए कि ये समझौता हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। और लेकिन उधर से जमींदार थे और बहुत बड़े बड़े उनके अधिकारी भी थे, तो इसमें जेल में कोई नहीं गया। इतना के बावजूद भी सब, अब सोच लीजिए कि आज जब हम होता है तो कहते हैं कि भाई देखिए इसका पैरवी है, ऐसे नहीं हुआ, भेदभाव हो रहा है। लेकिन ये 1925 का घटना है और पुलिस के सामने है, एसपी भी घायल हुआ, इंस्पेक्टर घायल हुआ, एसडीओ घायल हुआ और फिर भी कोई जेल नहीं गया। इतने लोग मरे, सबके सामने था कि भाई संघात पहले दर्ज था, कोर्ट में केस गया, कौन किसकी क्या गलती है, फिर भी एक आदमी भी जेल नहीं गया, केवल उनको अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड कितना लगाया गया वो किताब में लिखा गया है, लेकिन ये हम समझ सकते हैं कि ऐसे माहौल में भी हमारे जो पूर्वज थे कितना आगे बढ़ के और कितना जुल्म सह के इस संघर्ष को आगे बढ़ाया। और कहा जाता है कि अगर हाथी टोला के घटना को पहला अगर माना जाए संघर्ष इस जनेऊ आंदोलन में, तो ये लाखों चक का जो घटना है वो अंतिम साबित हुआ। इसीलिए कि अब इतना वो लोग डिमोरलाइज हो गया हर एक मामले में, उन्हीं के अंदर फिर फूट पड़ गया। इतना उनको नुकसान हुआ हर एक तरह से, जान माल से लेके हर एक तरह से इतना क्षति हुआ
कि ये अंतिम घटना साबित हुआ। उसके बाद कहीं भी जनेऊ पहनने को लेके विरोध नहीं वो कर सके, न किया गया। इसके बाद जनेऊ का सबके लिए खुल गया एकदम मामला। और ये श्रेय जो है लाखों चक के जो हमारे शहीद हैं उनको जाता है, लेकिन उनका फिर भी कहीं इतिहास में नाम नहीं है। ये हमारे लिए बहुत सोचनीय बात है। हमको लगता है कि अब कम से कम उनको इतिहास में अपना सही जगह दिलाने का समय आ गया है। उसके बाद भी वो लोग तरह तरह से, अब लाखों चक घटना हो गया, हार तो हो गई उनकी, लेकिन फिर भी वो माने नहीं। अब चूंकि वो जमींदार थे, उनको ही सारा कर लगाना था, जमीन जायदाद का सारा मामला देखना था, कचहरी भी वो चलाते थे। तो तरह तरह से छोटे छोटे मामलों में चुन चुन के लोगों को वो फंसाने लगे और उनको प्रताड़ित करने लगे। लेकिन उसके बाद इतना वहां एकजुट होके और सामूहिक रूप से उनका जवाब दिया गया, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंततः सारा मामला समझौता में, पुलिस आना पड़ा वहां। डीएम का रिपोर्ट है, डीएम गया और सारा केस जो उन्होंने बाद में जो छोटे छोटे केस किए थे वो लोग, उनको डीएम जाके वहां बैठ के सारा मामले को सेटल कराया। तो आज आज जब हम इतने पढ़े लिखे और आगे अपने को बता रहे हैं, फिर भी एक दिन का संघर्ष करके फिर घर में सो जाते हैं। लेकिन उस समय जो हमारे अनपढ़ पूर्वज जो थे, कितना जुटता का और कितना भविष्य के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ी। और केवल 1 किलो चना, चूड़ा और गुड़ लेके सब जगह, वहां कोई व्यवस्था नहीं थी, ना कुछ था। तो इस घटना का प्रभाव ये पड़ा कि बाद में जो वहां लोग गए थे, जो बनारस से वहां तक बांका तक का जो लोग का कहा गया कि सभी लोग अपने क्षेत्र में इस जो वहां से निकला था ये उसको लागू करवाने लगे। तो वहां 6 पॉइंट पर सहमति बनी थी कि हमको जो है अब ये 6 जो हम पर दबाव है उसको नहीं मानना है। तो वो इस प्रकार है और सभी जगह वो लागू हुआ। पहला हुआ कि हमको जनेऊ पहनना है सभी को। दूसरा था कि बेगार नहीं देना है, कहीं भी बेगार नहीं खटना है। तीसरा था कि सही लगान देना है। और चौथा था कि जमींदारों के यहाँ किसी भी तरह का कोई भी सेवा नहीं देना है, यानी दूध दही या जो भी होता है, कुछ भी अन्न फल अब नहीं पहुंचाना है। और इसमें सबसे अंतिम है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि कहा गया कि अग्नुदास जी के पहल पर ये लिया गया कि उन्होंने ये कहा कि घर में, अपने घरों में, माने जो यादव कम्युनिटी के घरों में उन्होंने कहा, वहां इसको सभी ने माना और इम्प्लीमेंट किया कि अपने घर में महिला उत्पीड़न को बंद करना है। ये बात बहुत मार्के की है। वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको ये समझ थी कि हमको अपना स्तर उठाना है। तो बाकी जैसे जगह कहते हैं ना कि संस्कृतिकरण के लिए कि महिलाओं का ये करना है, तो बाल विवाह करना है, तो विधवा विवाह नहीं करना है। लेकिन यहाँ देखिए कि क्या उल्टा एक तरह से उन्होंने कि घर में महिला उत्पीड़न बंद करना है। अगर कहीं से शिकायत आ जाती है तो उन्होंने उसके लिए दंड निर्धारित किया कि उसको 5 ढमकोला मारने का दंड दिया जाएगा। ढमकोला कहते हैं जो ताड़ का पेड़ जो होता है ना, उसमें जो ये उसका पत्ता होता है बड़ा बड़ा, वो उसे पीटने का था उस समय, डंडा से नहीं, ढमकोला से। कि अगर जो घर जिसके यहाँ शिकायत आ जाएगी कि महिला का उत्पीड़न हुआ, तो उस पुरुष को 5 ढमकोला मारने का दंड दिया जाए। तो ये 5-6 जो है वहां पारित हुआ। पूरे
एरिया में इसको लागू किया गया। अब कहीं कम या ज्यादा, लेकिन ये वहां तय हुआ। अब इसमें इसी आंदोलन में कहा जाता है कि इस आंदोलन से ही ये बात निकला जो बाद में त्रिवेणी संघ बना। और त्रिवेणी संघ के जो लोग थे, जो त्रिवेणी संघ के गठन किए, वो सभी लोग वहां गए हुए थे। लाखों चक में जो है, कहे ना कि बनारस से सारा बिहार का, इधर दक्षिण बिहार का, मध्य बिहार का सारा लोग गया था। तो त्रिवेणी संघ के लोग भी गए थे वहां। उस समय वो यादव महासभा में सक्रिय थे, बाकी अन्य सभाओं में भी सक्रिय थे। तो उन्होंने ये आके लागू किया और इन लोगों ने रोल देख लिया था। यादव महासभा के जो मेन लीडर थे, उनका रोल इन लोगों ने देख लिया था कि ये कैसे समझौता के तरफ, संघर्ष के बाद समझौता के तरफ जाने लगे थे। तो उन पर से इनका विश्वास उठ गया था और उन लोगों ने एक व्यापक एकता बनाने के लिए और एकता का बल भी देख लिया था। तो इन लोगों ने एक व्यापक एकता बनाने के लिए और सभी बैकवर्ड जातियों को एक करने के लिए एक त्रिवेणी संघ का गठन किया। और प्रसन्न चौधरी लिखते हैं कि ये ऐसा हुआ कि जो जमींदार और उच्च शिक्षित वर्ग, यादव कम्युनिटी के, यादव महासभा में जो नेता थे, वो जमींदार और वकील थे, उच्च शिक्षित। वही लोग यादव महासभा का गठन भी किए, उसका नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन लाखों चक के घटना के बाद उनके नेतृत्व पर से लोगों का भरोसा दिख गया और जो आम किसान थे वो अब नेतृत्व का भरोसा उन पर आ गया और उन लोगों ने फिर एक व्यापक एकता बनाने के लिए सभी पिछड़ी दलित जातियों को संगठित करने का कार्यभार लिया और उसको आगे बढ़ाया। अब यहां से हमको ये देखना पड़ेगा कि जनेऊ आंदोलन पर बहुत लोग बहुत आक्षेप करते हैं कि ये जो है ब्राह्मणीकरण था, समाज को पीछे ले जाने का मामला था, समाज में आगे ले जाने के लिए नहीं था। तो इसको हमको इस तरह से देखना चाहिए कि कहीं भी जो कुछ भी होता है तो वो निर्वात में या शून्य में नहीं होता है। समाज में जो व्यवस्था है उसी में से सुधार होता है। तो जो समाज में संगठन था या जो चल रहा था आंदोलन, उसी में से वो निकला। और जनेऊ पहनने का मामले को हम इस तरह से देखते हैं कि जैसे अगर आज समाज का गठन किए दयानंद सरस्वती, तो ऐसा नहीं है कि फुले महाराज ने उनका पुणे में मीटिंग करवाया था। और इसलिए करवाया कि जब पुणे में ब्राह्मणों ने इनके मीटिंग को बैन कर दिया, दयानंद सरस्वती के मीटिंग को बैन कर दिया, तो ये चूंकि ब्राह्मण के खिलाफ ही थे फुले महाराज, तो फुले महाराज के यहाँ दयानंद सहयोग लेने के लिए गए। तो फुले साहब ने कहा कि भाई गलत है या सही है वो तो बात का बात है, लेकिन तुम किसी पर रोक लगाने का कैसे अधिकारी हो। और केवल इस नियत से, जैसे कहा जाता है ना कि वोल्टेयर ने भी कहा था कि भाई हम अपने दुश्मन के बोलने के अधिकार के लिए भी अपना जान दे सकते हैं। तो हम जो है इतना माने न्याय माने मेरा ये है कि हम किसी पर भी अनावश्यक दबाव नहीं डाल सकते हैं, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। तो इस लिहाज से तो वहां गए, जबकि आर्य को विदेशी कहते थे। फुले महाराज का सारा आंदोलन यही था कि सेठ जी, भट्ट जी आर्य, ईरानी, विदेशी, शुद्ध रति शुद्ध भारत के मूल निवासी। लेकिन वही फुले जब ब्राह्मणों ने विरोध किया उनका, तो उसका मीटिंग करवाए पुणे में दयानंद सरस्वती का। दूसरा कि वही बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू रीति रिवाज के पूरा विरोधी थे, लेकिन काला राम मंदिर प्रवेश उन्होंने करवाया कि नहीं, आंदोलन उसके लिए किया कि नहीं। वैसे ही
पेरियार जो है पूरा धर्म के ही विरोधी थे, वो अपने को नास्तिक मानते थे, लेकिन उन्होंने भी जो वाइकोम आंदोलन हुआ ब्राह्मणों के खिलाफ मंदिर प्रवेश, तो उसमें उन्होंने भाग लिया, पूरा जम के भाग लिया, उसको सफल करवाया। तो वैसे ही ठीक वैसे ही मानना चाहिए यहाँ के जो जनेऊ आंदोलन को भी। इसमें जो प्रतिगामी ठप्पा लगाया जाता है ये कहीं से भी सही नहीं है। इसको वैसे ही मानना चाहिए जैसे वहां लोग मानते हैं कि नहीं, उस वो एक रणनीतिक माने ये था फुले महाराज का या बाबा साहब का या फिर पेरियार साहब का। दूसरा कि कायस्थों के बारे में भी जैसा कि हम शुरू में ही बताए कि कायस्थों ने कैसे अपने को मैंने उनको भी शूद्र ही माना जाता था, तो कैसे उन्होंने जनेऊ पहनने के लिए दयानंद सरस्वती का सहारा लिया, और लेकिन उसके बाद भी कायस्थों को द्विज नहीं माना जाता था माने ब्राह्मणों के द्वारा। और ये तथ्य है कि कायस्थ हर एक कोर्ट में, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट से ये केस हार चुके थे कि वे द्विज हैं, यानी सभी हाई कोर्ट ने माना था कि कायस्थ भी शूद्र ही हैं। उसके बाद पटना हाई कोर्ट में एक केस आया और उसमें हाई कोर्ट के जज चूंकि ये कायस्थ ही थे, उन्होंने निर्णय दिया कि नहीं, कायस्थ भी जो है द्विज ही है। और उन्होंने पूरा अपना ये दिया उसमें कि धर्म ग्रंथों से, जो तथाकथित हिंदू धर्म ग्रंथों से, कि कैसे कायस्थ भी द्विज है। और दूसरे की भूमिहारों ने, जैसे बाकी लोग तो कर रहा था कि हम क्षत्रिय हैं, लेकिन भूमिहार एक कम्युनिटी है जो कि क्षत्रिय तो मानी जाती थी, उन्होंने भी आंदोलन चलाया था कि हम ब्राह्मण हैं, इसलिए आज जो है ब्राह्मण भूमिहार कहा जाता है। तो उन्होंने अपना हैसियत बढ़ाने के लिए, ब्राह्मणों के दर्जे में जाने के लिए आंदोलन किया, और इसका चर्चा और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हमको यहाँ भी ध्यान देना होगा कि रजनीकांत शास्त्री एक बहुत हमारे महत्वपूर्ण पूर्वज हैं और विद्वान हैं। उन्होंने लिखा कि हिंदू जाति का उत्थान और पतन, उस किताब में लिखा कि कैसे जो स्वामी सहजानंद है, उनका शुरुआती पूरा आंदोलन केवल इसके लिए था कि कैसे भूमिहार ब्राह्मण है। और उन्होंने उस किताब में ये लिख के गिन के बताया कि शुरुआती 3 पुस्तक जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती का, जो कि बाद में आज माने जाते हैं बड़े किसान नेता और वामपंथी नेता, कम्युनिस्ट नेता, तो उनके बारे में उस किताब को पढ़ा जाना चाहिए कि कैसे आज जैसे हमारे नेताओं पर जातिवादी होने का आरोप लगाया जाता है, जबकि कहीं से वो जातिवादी हो ही नहीं सकते, क्योंकि जाति से उनको तो घाटा है। लेकिन उन लोगों को जिनको बताया जाता है कि बहुत प्रोग्रेसिव थे, उन्होंने धर्म ही नहीं माना तो जाति कैसे मानते, उनके बारे में हम इतिहास जो लिखा है हमारे पूर्वजों ने, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। हिंदू जाति का उत्थान और पतन जो लिखा है उन्होंने, केवल इसी के लिए लिखा कि कैसे सहजानंद सरस्वती जो है पूरा आंदोलन चलाए और भूमिहारों का नेतृत्व किए शुरुआती, कि भूमिहार जो है ब्राह्मण है। और उसमें उन्होंने टिप्पणी किया है किताब में कि जितना ये है तौबा मचाए भूमिहार को ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए, अगर इतना से आधा भी ये काम जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए, भेदभाव को समाप्त करने के लिए लगाते, तो उसका ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आता। उस नेता के बारे में ये कहा गया जो कि आज माना जाता है कि बड़ा किसान नेता था, शुरुआती किसान नेता था और जो है कम्युनिस्ट नेता था। तो चूंकि इसीलिए इतिहास हमको पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, उसी किताब में जो ज्वाला प्रसाद, जस्टिस ज्वाला प्रसाद ने जो निर्णय दिया पटना हाई कोर्ट के कि जो कायस्थ जो है द्विज हैं और द्विज में ये क्षत्रिय हैं,
उनके लिए उसका भी बहुत बढ़िया विश्लेषण है उसी किताब में, हिंदू जाति का उत्थान और पतन। इन दोनों का मैंने इसको, और ये सब जगह अवेलेबल है किताब, इसको जरूर पढ़ना चाहिए और इस पर जो है व्यापक विवेचना होनी चाहिए। दूसरा उनका रजनीकांत शास्त्री का प्रसंग बस बता दें कि एक और किताब है जो कि हिंदी के विद्यार्थियों के लिए हमको लगता है कि वैसा आलोचनात्मक ग्रंथ और कोई नहीं होगा। आलोचना की पद्धति से लेके सारा कुछ उसमें, उसका नाम है मानस मीमांसा। वो किताब है जो रामचरितमानस का और पूरे राम कथा का इतना बढ़िया आलोचना है जो कि दूसरे कहीं भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। इतना सुंदर आलोचना जो रजनीकांत शास्त्री ने लिखा है। बाकी और उनकी पुस्तकें हैं, लेकिन ये तो उसमें वो लिखते हैं कि कायस चूंकि पढ़ने लिखने में आगे थे, प्रशासन में आगे थे, उसके बल पर उन्होंने अपना दर्जा ऊपर बढ़ा लिया कि चौथे वर्ण से वो दूसरे वर्ण में चले गए। वैसे ही भूमिहार जो है धनी मनी बहुत ज्यादा थे, वो जमींदार थे, उनके पास बहुत ज्यादा जमींदारियां थी बनारस से लेके पूरा बिहार में। तो वो अपने धन की हैसियत से अपना दर्जा जो है दूसरे रैंक से पहले रैंक में ले गए। तो ये जो जितने लोग थे, हमारे जो पूर्वज संघर्ष कर रहे थे सम्मानजनक स्थान बनाने के लिए समाज में, और अपना जो भेदभाव है अपने साथ जो हो रहा है उसको मिटाने के लिए, तो उन्होंने ये सोचा कि उनके पास, एक के पास धन था, वो बहुत माइन्यूटली इसका अध्ययन कर रहे थे, देख रहे थे नजदीक से, व्यवहारिक, वो पढ़े लिखे बहुत नहीं थे लेकिन उनको व्यवहारिक तो समझ थी। जैसे अग्नुदास जी के बारे में हमने बताया कि नारी मुक्ति और नारीवादी कितना माने बड़ा वो फैसला लिए थे उत्पीड़न बंद करने का। तो वैसे ही बाकी नेता भी जो थे, जो पढ़े लिखे थे, उनका इस मामले में अलग ही स्टैंड रहता था। वो इतने प्रोग्रेसिव नहीं थे। जो वास्तव में संघर्षरत थे, जमीन पर थे, वो इस मामले में बहुत आगे थे, क्योंकि देश दुनिया में वो देख रहे थे कि कैसे बदलाव हो रहा है और कहां से हम आगे जा सकते हैं। तो उनका यह हुआ कि एक तो धन शक्ति में आगे था, दूसरा विद्या में आगे था, तो इसलिए आगे। हमारे पास क्या है, हम कैसे, जनेऊ तो इतना लड़ के ले लिए लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है। अगर हमको भी सही में सम्मानजनक स्थिति हासिल करना है तो हमारे पास जन शक्ति है। और उनका ये भी, चूंकि न्यायिक भी थे, वो न्यायप्रिय थे, न्याय सबके साथ करना चाहते थे, तो वो केवल अपने लिए नहीं लड़े। ये भी यहाँ बहुत प्रमुख बात ध्यान देने की है। वो फिर जो है सारा बैकवर्ड और दलित के लिए एक साथ मुक्ति के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया जिसको कि त्रिवेणी संघ कहा जाता है। और इसीलिए बहुत कम समय में ये बहुत फेमस हुआ और सभी लोग जुड़े, और राजनीति में उसका, और पहला राजनीतिक संगठन था, राजनीति में भाग लिया और सीट जीता भी। और उसके प्रभाव में वो तो बहुत सफलता नहीं हासिल कर पाया, लेकिन उसको दबाव में कांग्रेस ने पिछड़े दलितों को, दलित तो खैर रिजर्व सीट पर आते थे, पिछड़ों को सीट देना शुरू किया बड़े पर। और ये भी तथ्य है कि यहाँ हम ये भी देखते हैं कि जितने भी जो महासभा के नेता थे, माने जाति महासभा के जो नेता थे, वो सभी कांग्रेस में चले गए। जितने भी जाति महासभा के जो नेता थे, जब दबाव इधर से पड़ा, त्रिवेणी संघ का सारा संगठन बना के पिछड़ों का, पिछड़ा वर्ग संघ ही यहाँ ही केवल नहीं था। अब जैसे इसमें एक ही जगह या एक ही धारा में काम नहीं हो रहा था, चारों तरफ से ही काम हो रहा था। एसडी चौरसिया ने भी लखनऊ में 1929 में 2829 में पिछड़ा वर्ग संघ का निर्माण कर दिया था। वैसे ही
महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में हो ही रहा था। तो ये चारों तरफ से हो रहा था और कहीं ना कहीं सबका कनेक्शन था। आज हम मानते हैं कि ये अलग थलग आंदोलन था हर एक जगह का, ऐसा नहीं था। एक तथ्य हमको मिला कि जब कुर्मी क्षत्रिय महासभा का अध्यक्षता करने के लिए साहू जी महाराज कानपुर में जब आए थे 1919 में अध्यक्षता करने, तो उस मीटिंग में ये सभी नेता लोग गए थे सुनने। ये उस समय का रिवाज था, खास करके त्रिवेणी संघ बनाने वाले लोग जो बाद में त्रिवेणी संघ बनाए, वो पहले ही से अन्य जातियों के भी महासभाओं में जाते थे और उनसे कैसे आपसी एकता का सूत्र कैसे मिलेगा ये ढूंढते रहते थे। तो वो लोग जो है वहां भी गए और उनको सुना। और बाद में जब त्रिवेणी संघ का बिगुल लिखा गया तो उसमें आप देखिएगा कि तमिलनाडु के संत तिरुवल्लुवर का बहुत जिक्र है, माने 4-5 बार जिक्र है, जबकि वो त्रिवेणी संघ का बिगुल 1940 में लिखा गया और संत तिरुवल्लुवर का 4 बार उसमें जिक्र है। और वो बिगुल आप पढ़िएगा तो देखिएगा कि हर एक क्षेत्र में कैसे समानता हासिल किया जाए, हर एक क्षेत्र में कैसे बराबरी किया जाए, इसके लिए हर एक क्षेत्र का उसमें बात किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दूसरा इस पर जो आरोप लगाया जाता है कि ये जातिवादी लोगों का काम था, माने जाति संगठन तो था ही, बाद में भी त्रिवेणी संघ पर भी जातिवादी होने का। तो इसमें हमको आज एक बहुत जरूरी है कि एक परिघटना जिसका कि रजनी कोठारी ने बहुत व्यापक बड़े समाजशास्त्री थे जिन्होंने कि CSDS का निर्माण किया, स्थापना की, उनका एक संकल्पना है कि जातियों का राजनीतिकरण का, कि कैसे जाति जब राजनीति में आता है तो वो अपना धार्मिक स्वरूप होने लगता है और वो जो है सामाजिक और राजनीतिक जो है उसका स्वरूप या स्ट्रेंथ ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। धर्म वहां अपने आप संस्कृतिकरण पीछे चला जाता है। तो इस परिघटना को, और इस पर कहीं जिक्र नहीं होता है, रजनी कोठारी के इस परिघटना को आज जिक्र करना, उसको समझना और उसके उस सूत्र पर पूरे राजनीतिक सामाजिक आंदोलन का विश्लेषण करना आज बहुत जरूरी है। अब हम समझते हैं कि पर्याप्त हमने अपना बात कह दिया और अगर क्वेश्चन आंसर है तो किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनीष जी। आपने बहुत सही कहा कि इतिहास को पढ़ना और समझना दोनों जरूरी है, क्योंकि इतिहास के पन्ने में ऐसे बहुत सारी चीजें दबी हैं जो अभी तक हम जिनसे अनभिज्ञ हैं। मैं साथियों से अनुरोध करूंगी कि अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर करें, हम उस पर चर्चा करेंगे। अगर कोई भी प्रश्न हो तो सर अभी मौजूद हैं और आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है सर, मेरा एक प्रश्न है कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया पर सक्रिय तो है पर इतिहास के इस क्रूर, इस गौरवशाली पन्नों से अनभिज्ञ है। जो 100 साल का पुराना इतिहास है और आज के जो युवा हैं वो अपने अधिकारों और उनके वर्तमान संघर्षों से इसको कैसे जोड़ा जाए कि वो समझ सकें, जान सकें इन इतिहास को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तो सबसे पहला तो यही जो कार्यक्रम है ऐसा, इसका बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि वो सोशल मीडिया में ही है तो वो उनको आसान पहुंच है ये उनके लिए, तो इसका बड़ी रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और यहीं से जैसे हमने अभी बहुत समय दे के छोड़ दिया कि यहीं से बहुत सारा जो हमारा ग्रंथ है अपना, हमारे लोगों द्वारा, ऐसा नहीं कि हमारे लोग आज, अब वही कह रहे हैं ना कि आज अब रजनी कोठारी जी भी हम उनका भूल गए थोड़ा सा,
कब लिख रहे थे? आज नहीं, वो भी 1940 में लिखे हैं। जो किताब का जिक्र किया हमने उनका, हिंदू जाति का उत्थान और पतन, 1940 में लिखी गई है, आज की नहीं लिखी हुई है। और अब आप सोच लीजिए कि हाई कोर्ट के जज के फैसले का उन्होंने आलोचना उसमें लिखा है 1940 में। आज लोग वहां एक गाली दिया तो कह रहा है कि कैसे हिम्मती है और ये है। और उस समय कितना हिम्मत था उन लोगों को कि लिख के आलोचना किया, एकदम सही। वैसे ही त्रिवेणी संघ के बारे में या और जितने भी संगठन हैं, इनके बारे में सोशल मीडिया में और ऑनलाइन सामग्री देना बहुत जरूरी है, और इस तरह का चर्चा जरूरी है। हमको लगता है कि इसका बड़ी योगदान होगा। दूसरा कि जो रिसर्च स्कॉलर लोग हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क है ये। अब जैसे हमने वक्तव्य में ही कहा कि अभी हम इस सिलसिले में जो हमको भी इससे बहुत ऊर्जा मिली। पहले माने हम भी शिथिल थोड़ा हो गए थे, जब से ये आयोजन के लिए हमको कहा गया कि नहीं आपको, तो हमने बहुत खोजबीन करा। तो इस दौरान हमको पता चला कि लाखों चक घटना पर एक पुस्तिका ऑलरेडी लिखी जा चुकी है 2-3 साल पहले, 2 साल पहले। और वहां हर एक साल एक आयोजन होता है लाखों चक में। वहां एक पहले तो जो मंत्री थे दीपक यादव जी, उन्होंने एक स्कूल बनवाया और उसी का विस्तार करके आज स्कूल वहां है, बहुत बड़ा स्कूल है, हाई स्कूल अब इंटर कॉलेज हो जाएगा। उसी स्थल पर है जहां ये लाखों चक का घटना हुआ। और वहां हर एक साल आयोजन होता है एक इस घटना पर। और उसी आयोजन के वजह चलते एक पुस्तिका भी आ गई और बहुत सारा लोग इकट्ठा होके, तो अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगाते हैं तो आप बहुत आसानी से बहुत ज्यादा सामग्री इकट्ठा कर सकते हैं और अपने इतिहास को, माने इतिहास के पन्नों में दर्ज कर सकते हैं। तो ये कहाँ से सूत्र शुरू हुआ? यहीं से हुआ कि हमको भी खुद इधर नहीं पता था ये सब हो रहा। तो इस तरह का आयोजन बहुत जरूरी है। जी। सर दूसरा इसमें एक जी 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 आप बोलिए। एक और जिक्र करना चाहेंगे, जैसा कि बहुत जरूरी है कि अब देखिए जो चर्चित है हमारे फोर फादर्स, जैसे बाबा साहब हैं या पेरियार हों या और लोग हों, उनका तो बहुत सारा ग्रंथ आ गया है। लेकिन जो फुले साहब हैं, उनका एक भी प्रमाणिक जीवनी नहीं है यहाँ हिंदी में। जी फुले साहब का एक भी और ऐसा नहीं है। आज हमारे पास है एक उनकी जीवनी इंग्लिश में जो धनंजय कीर ने लिखी है, लेकिन उसका आज तक इंग्लिश माने हिंदी में ये ट्रांसलेशन नहीं आया। तो ये तो बहुत आसान है आज के डेट में पढ़े लिखे लोगों के लिए कि भाई उसको हिंदी में ला दिया जाए। तो आज के युवा पीढ़ी को ये सब टास्क देना चाहिए कि भाई इस तरह का आप काम कीजिए। वैसे ही हम कह रहे हैं कि एस.डी. चौरसिया साहब का जो इतिहास है, लखनऊ में उनका आज भी घर है, बहुत बड़े वकील भी थे। और उन्होंने काका कालेलकर आयोग से लेके उसमें मेंबर थे, डिसेंट नोट लिखा। आज तक डिसेंट नोट नहीं है कहीं पब्लिक माने ये में। तो ये सब युवा पीढ़ी को बताना और उनको कम से कम ऑनलाइन ये सब मटेरियल प्रोवाइड कराना बहुत कारगर होगा इस हिसाब। जी। नीरज जी हैं, उनका प्रश्न है सर कि उस समय हमारे पूर्वज इतना संघर्षरत थे जब शिक्षा नहीं थी, संसाधन और प्रोत्साहन नहीं था। आज क्या कारण है कि शिक्षा, प्रोत्साहन और कुछ संसाधन होने के बावजूद हमारी चेतना बढ़ने के बजाय अधोगामी हुई है? जनेऊ आंदोलन से दलित पिछड़ा समाज आज क्या सीख सकता है? नहीं, ये निष्कर्ष हमको लगता है कि बेमानी होगा कि अधोगामी हुई है ये कहना। ऐसा नहीं है। आज भी हम अगर अधोगामी रहते तो ऐसे 2-4 लोग ही उस समय भी माने पहल लिए थे, 2-4 लोग ही पहल लिए थे। सबसे जरूरी है पहल लेने की। वही कहे ना कि हमको खुद नहीं मालूम था कि वहां इस तरह का आयोजन हो रहा है, गया में आयोजन हो रहा है, सब जगह। आपको याद होगा एक घटना कि महिषासुर आंदोलन हुआ था जेएनयू में, अगर जानते होंगे आप लोग तो।
तो कैसे शुरू हुआ? एक केवल लेख किसी ने लिख दिया कि कैसे हम अपने पूर्वजों का ही अपमान कर रहे हैं, और उसका इतना व्यापक असर हुआ कि देखिए पूरा देश में फैल गया महिषासुर के नाम पर। ठीक है, आज शिथिल हो गया, लेकिन एक चल गया ना। तो हमारा यही है कि हम आज बहुत मैंने चीजों में जड़ता की कमी हो गई, हम लगे नहीं रहते, हम तुरंत छोड़ देते हैं, करते भी हैं तो तुरंत छोड़ देते हैं, ऐसे काम नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है निर्णायक मोड़ पर पीछे नहीं हटने का। यहाँ एक हम बात जरूर कहना चाहेंगे, कुछ संदर्भ से हट गए है, कि इतिहास किसको याद रखता है और कैसे आगे बढ़ता है। जैसा कि यहाँ भी हमने इंडिकेट किया कि हमारे जो यादव महासभा के बड़े जो नेता थे, जो इंटेलेक्चुअल थे, बड़े वकील थे या जमींदार थे, वो पीछे हट रहे थे, समझौता में जा रहे थे, तो कैसे उनका नेतृत्व छिना गया, त्रिवेणी संघ आ गया, और वो फिर बाकी पॉलिटिकल लोग अब आने लगे, जमींदार और पढ़े लिखे लोग पीछे गए। वैसे ही एक घटना बहुत जरूरी होगा यहाँ याद करना। हालांकि हम समझते हैं कि कुछ लोगों को ये खराब भी लगेगा, लेकिन चूंकि हम भी उसी क्षेत्र के हैं, हमारा भी घर जो है त्रिवेणी संघ के जहाँ गठन हुआ था वही है, और हम लोग 3 पीढ़ी से उससे जुड़े हुए हैं। और वहीं से जो नेता निकले, एक बहुत बड़े बाबू राम अवधेश सिंह, उनको सब लोग जानता है। तो उनके बारे में आज बात हो रही थी कि जो बिहार में आरक्षण लागू हुआ, कर्पूरी ठाकुर जी ने लागू किया, तो उसके लिए उन्होंने कितना माने बड़ा आंदोलन किया था, और इतना बड़ा आंदोलन किया था कि वो उस समय तक सांसद बन गए थे। तो जो जेपी का 74 में जो गांधी मैदान में मीटिंग हुआ था, उस 77 में 78 में उससे छोटा मीटिंग उनका नहीं हुआ था। माने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में जो जयप्रकाश का मीटिंग हुआ था, उससे कहीं बड़ा मीटिंग, या कम से कम उतना भीड़ तो थी ही, जो राम अवधेश बाबू ने आरक्षण लागू करने के लिए 77-78 में आंदोलन किया बिहार में। और वहां उनको शेरे भारत का तमगा दिया गया था। उस मीटिंग में राम अवधेश बाबू को शेरे भारत का, और उस समय चूंकि जनता पार्टी में ही थे शेरे बिहार कहे जाने वाले राम लखन बाबू, तो उनको ये बहुत बुरा लगा था, बल्कि वो स्टेज से उतर गए थे कि हमारे रहते जो है हम शेरे बिहार हैं, कोई शेरे भारत का माने कौन आ गया मेरे सामने। तो इतना उनको जनता ने हाथों हाथ उठाया था उस आंदोलन की वजह से, आरक्षण आंदोलन की वजह से राम अवधेश बाबू को। लेकिन बाद में 84 के चुनाव में, अब गलत या सही लोगों का यह है कि उन्होंने समझौता कर लिया, हार मान लिया, जबकि काउंटिंग में वो जीत गए थे। क्योंकि हमारे क्षेत्र का, हम भी उसी क्षेत्र में है विक्रमगंज के, ये सब लोग जानता है, गलत हो चाहे सही हो किसी कारण से, लेकिन ये परसेप्शन बन गया कि राम अवधेश बाबू ने समझौता कर लिया राजीव गांधी से और अपना हार स्वीकार कर लिया। ना तो लोग उस समय के चुनाव में आपको मालूम है कि खून होता था, कितना मर्डर होता था, वोट देने के लिए लोग अपना माने खा पी के और जान दे के वोट देते थे। सबसे ज्यादा हत्या, राजनीतिक हत्या होती थी उसी क्षेत्र में, विक्रमगंज लोकसभा में। और वहां राम अवधेश बाबू ने ये माने किसी उनकी कमी की वजह से, या सच्चाई भी हो सकती है, परसेप्शन बन गया कि इन्होंने समझौता कर लिया, जीत के भी हार मान लिया। और उसके बाद उनकी राजनीति ऐसी खत्म हुई कि वो उसके बाद उठ ही नहीं सके। बाद में वो कांग्रेस में गए और पिछड़ा वर्ग आयोग के मेंबर भी बने, और उनके नहीं जा, उस समय तक लालू जी का कहीं नामो निशान नहीं था। वो भी सांसद थे, लेकिन कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन उनकी एक गलती ने उनकी राजनीति खत्म कर दी। तो ये हमारे लिए, हमारे जो युवा है उनके लिए ये एक घटना है, कैसे समाज में किसको जगह मिलती है। जो दृढ़ रहता है, जो आगे बढ़ के काम करता है, जो समझौता में नहीं जाता है। तो अगर आपको आगे जाना है, समाज को आगे ले जाना है, तो आपको इस रास्ते पर चलना होगा। जी
सर एक लोग का और है, अरुण कटारिया जी ने लिखा है कि इस आंदोलन के दौरान पिछड़ी जातियों की महिलाओं ने रूढ़िवादी प्रतिबद्धों जैसे विशिष्ट प्रकार के कपड़े या आभूषण पहनने पर रोक को तोड़ने में क्या भूमिका निभाई? क्या इस आंदोलन ने लैंगिक समानता के मार्ग भी प्रशस्त किए हैं? बिल्कुल। वो तो हम बताएंगे ना कि अग्नुदास जी ने, तो हमने तो बताया है कि उन्होंने ये कह दिया कि किसी भी तरह का उत्पीड़न जो है, और खास करके जो महिलाओं पर जो तरह तरह का अत्याचार होता था, और महिलाओं को जो माने सेवा देना पड़ता था, जाके उनके घरों में जैसे गोइठा पहुंचाना और दूध दही पहुंचाना, इस पर रोक लगा दिया गया, और घर में भी उनको सम्मान दिया गया कि नहीं, महिला उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। तो और बाद में तो त्रिवेणी संघ के बिगुल में इस पर विस्तार से चर्चा है कि कैसे महिलाओं को हमको अपने बराबरी का अधिकार देना है और सम्मान देना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पूरा आंदोलन जो है इस मामले में, और चूंकि पेरियार से लेके फुले से लेके अंबेडकर से ही लोग जुड़ा हुआ था पूरा। जी। हाँ, सर शिव नंदन कुमार हैं, उन्होंने लिखा है कि शहीद शिवदयाल गोप ग्राम भदौस जनेऊ आंदोलन में शहीद हुए थे, उन पे बताइए। और केतन यादव ने भी लिखा है कि शहीद होने वाले और क्रांतिकारियों का नाम बता सकिए तो बहुत अच्छी बात। जी, इनका शिवदयाल गोप का तो भदेश के थे, उनके गांव के ही आदमी से आज बात हुई है। जी। एस एन कुमार है, इंजीनियर एस एन कुमार है, पांचक में भी काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो जो एकमात्र उन्हीं का भी नाम है, लेकिन वो किताब में आ जाएगा, जो पुस्तिका छपी है उसमें बहुत लोगों का नाम आएगा, उन्होंने बताया। लेकिन उनको भी नाम याद नहीं था। लेकिन वो जो शिवदयाल जी थे, वो उस समय उनकी उम्र 20-22 के आसपास ही केवल थी, और वो बहुत पहलवान थे। अब उनकी हत्या जो हुई थी, वो चूंकि बहुत पहलवान थे, बहुत मजबूत थे, और उनकी हत्या इसमें नहीं हुई थी कि माने भूमिहारों के आक्रमण में वो नहीं मारे गए थे। वो एक साथ 10 आदमी का मुकाबला कर सकने में सक्षम थे। उनके बारे में बताए वो एस एन कुमार साहब कि 10 आदमी का क्षमता था उनको मुकाबला करने का, और 10 आदमी अगर घेरे हुए हैं तो उसमें से निकल जाने का भी उनके पास क्षमता था। तो उन्होंने आगे बढ़ के, वहां वो जो लाखों चक में हमला जो हो रहा था, तो सबसे आगे बढ़ के उन्होंने उस हाथी पर हमला, हाँ ये तो बताना हम भूल गए कि वो हाथी भी मारा गया था जिस पर वो जमींदार बैठ के आ रहा था। वो हाथी भी उस लड़ाई में मारा गया था, और उसको मारने का श्रेय उन्हीं को है जिनका आप जी। अभी नाम लिए, भदेश के जो थे शिवदयाल गोप जी को। और उन्होंने जब मार के उस हाथी को, तो मरा नहीं, बाद में हाथी, और वो जो हाथी मरा जहां, आज उसको हाथी दह या उसके स्मृति में उस जगह का नाम भी आज दिया गया है। यानी उस ऐतिहासिक स्थल का दौरा भी करना आज हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। आज ये सब हमको भी सही मायने में 1-2 दिन में ये सब जानकारी, हमको भी ये सब जानकारी नहीं थी, इसीलिए इस आयोजन का बहुत महत्व है। तो उस हाथी को जब वो मार के लौट रहे थे, वो मारे जब हाथी के मस्तक और लाठी से अपने, तो हाथी गिर गया, माने आगे जा रहा था ऐसे उलट गया। तो ऊपर से जो वो जमींदार गिरा, उसको भी वो मार सकते थे वहां, लेकिन उसको मारना था नहीं, वो भागने लगे वहां से। फिर तो भागने जब लगे, और वो 6 फीट के थे, 20-21 साल के जवान थे, बहुत मजबूत और गोरे चीटे पर। तो अंग्रेज जो इंस्पेक्टर था वो सोचा कि ये आक्रमणकारी में से है, और वो उसके गोली का शिकार बन गए। और चूंकि अब गोली लगने के बाद वो मरते नहीं, वो वहां से मजबूत आदमी थे ही, भाग के उनका बगल में ननिहाल था, पहले वहां चले गए और वहां जाके कुछ खा पी लिए वैसे ही। तो बाद में अंग्रेज लोग, माने जो वहां पुलिस थी या और लोग जो प्रशासन के आए, तो उनको खोजते हुए
गए, वहां से लेके हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन वही इस देरी के वजह से वो उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके बारे में उन्होंने बताया कि वो बहुत अच्छे पहलवान थे और उनको कोई मार दे ऐसा किसी में ये नहीं था। वो तो अपने माने दुर्घटना में एक तरह से मारे गए और उनकी स्मृति में उद्गाम में भी आयोजन होता है हर एक साल गुप्ती के इस काम। महेंद्र सुमन जी लिख रहे हैं कि जनेऊ आंदोलन उस समय के लिहाज से प्रगतिशील आंदोलन था। यह क्षत्रियत्व पर दावा था, यानी वर्ण व्यवस्था में धन और ज्ञान पर दावा का अधिकार, और साथ ही जाति लगान से मुक्ति। मनीष जी, आप इसको स्पष्ट करिए। एकदम सही बात है, जिस पर कि हम थोड़ा सा प्रकाश डाल भी दिए कि जनेऊ आंदोलन के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था कि जनेऊ चूंकि प्रतीक था उस समय अपने को समाज में सम्मानजनक स्थिति पर दिखाने का, माने एक तरह से वो डिग्री थी। आज जैसे होता है ना कि भाई हम पीएचडी हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, तो उस समय एक तरह समाज में एक डिग्री थी जनेऊ, मान्यता कि अपना स्थान दिखाने के लिए कि हम जो है इस स्थान पर हैं। तो इसलिए उसको धारण किया गया और उस डिग्री का महत्व भी था। वो केवल हवा में डिग्री नहीं थी, उस डिग्री का महत्व भी था कि भाई लगान में उससे रियायत मिलती थी। जिनके पास वो स्थान हासिल था, द्विज का स्थान जिनको मिला हुआ था, उनको लगान में रियायत थी। यानी उस किताब में ही दिया गया है ये कि जैसे जिस जमीन का लगान द्विज को 1 रुपया देना पड़ता था, उसी जमीन का लगान गैर द्विज को 1.5 रुपया 2 रुपया देना पड़ता था। बाकी सब शेष का असबाब तो दूसरा था ही, लेकिन लगान भी 1.5 गुना 2 गुना देना पड़ता था। तो इस तरह से ये प्रगतिशील था ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा कि हम बता ही दिए कि एक जो वर्चस्वशाली समूह था उसका विरोध का भी एक जरिया था। तुम्हारा हम ये नहीं मानेंगे, अब तुम्हारा जुल्म हम नहीं सहेंगे। जैसे झंडा एक प्रतीक बाद में बना आजादी के आंदोलन में तिरंगा, वैसे ही वो प्रतीक था आजादी का कि हम तुम्हारे गुलामी को नहीं मानते हैं, हम तुमसे अब मुक्त हो गए। तो इस मायने में पूरा प्रगतिशील ये संघर्ष था, आंदोलन। जी, चलिए फिर अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं हम कार्यक्रम के, और हम बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय मनीष जी का करते हैं। और साथियों, इस अध्याय में हमने देखा, इस व्याख्या में हमने देखा इतिहास के एक ऐसे अध्याय को जो हमें झकझोरता है अंदर से और एक ऐसी वैचारिक चेतना भी भरता है। मनीष जी ने इस व्याख्या में को बेहद गहराई से, बहुत बेबाकी के साथ विभिन्न पहलुओं पर हमारे सामने इसको रखा है। इस शानदार व्याख्यान के लिए हम आदरणीय मनीष जी का हृदय से आभार करते हैं। हम सब आभारी हैं सर के। मैं सत्यशोधक समता सभा जी, मैं सत्यशोधक समता सभा की ओर से सभी साथियों का धन्यवाद करती हूँ। आभार उन तमाम साथियों का भी जो बने रहें अभी तक, और इस आगे हम और भी विमर्शों पर बात करेंगे, कार्यक्रम लेके आते रहेंगे इसी वैचारिक ऊर्जा के साथ। आप सभी को एक बार फिर से क्रांतिकारी जय भीम। मेरा भी सबको जय भीम, जय भीम।